अरे ठीक से भैया, मैंने लाइट पिंक बोला था ना आपको। ये कौन सा देहाती पिंक उठा कर लिया है? नहीं नहीं, ये तो नहीं चलेगा। मुझे तो ऑफ पिंक ही चाहिए। उसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस और उनके कलर वही होंगे जो मैं बताऊंगी। अपने सर पर कपड़ा बांधे, हाथों में ब्रश लिए, पेंटर्स के साथ मिलकर प्रिया भी अपने ससुराल में हो रहे काम पर पूरी तरह नजर रखे हुई थी। पर इतना सब हो क्यों रहा था, चलिए जानते हैं। ये कहानी है नोएडा सेक्टर 72 की, जहां सुशीला जी अपने 2 बेटों, पति और बहू के साथ रहती थी। सुशीला निवास की एक सुबह सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे, तभी अपने कमरे से बाहर आकर करण सीधा दरवाजे की ओर जाने लगता है। भाभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे ज्यादा तेज मत बन, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना। मम्मी जी भी कुछ नहीं कर पाएगी, शांति से बैठ जा। हो जाए लेट ऑफिस तो हो जाए। कल रात को भी तूने खाना ठीक से नहीं खाया था और अब भी नाश्ता नहीं करेगा। इतनी फिक्र मत कर इसकी बहू, ऐसे काफी बिगड़ा हुआ है। तू छोड़ दे, तब जाकर कहीं इसे अपनी बीवी की जरूरत महसूस होगी। क्या पापा फिर से शादी पर आ गए? मुझे नहीं करनी ना शादी। हाँ भाई, क्यों करनी होगी शादी? जब वक्त पर भाभी खाना दे देती है, कपड़े निकाल देती है, कपड़े धुल जाते हैं, माँ नहीं तो भाभी ही काम कर देती है, तो क्यों जरूरत लगेगी तुझे बीवी की? यह सब तेरी ही गलती है प्रिया, इतना लाड़ प्यार मत कर इसे। करण तू चिढ़ मत, मम्मी पापा तुझे छेड़ रहे हैं। और हाँ पापा जी, जहाँ तक रही शादी की बात, तो कर लेगा ना करण शादी जब उसे जरूरत लगेगी। ये कहकर प्रिया फौरन टिफिन पैक कर करण के हाथों में रखते हुए धीरे से कहती है, नाश्ते की रोटी अलग से पैक करती है, रास्ते में खा लेना। अगर यहाँ बैठकर नाश्ता करेगा तो सब फिर से पीछे पड़ जाएंगे तेरे। आई लव यू भाभी। वैसे मुझे ना आपको एक बात बतानी है, रात को बताता हूँ। ओके बाय। तो कुछ ऐसी थी देवर भाभी की जोड़ी। प्रिया करण को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी और इसी तरह उसका ख्याल भी रखती थी। पूरा परिवार प्रिया से बहुत खुश था और प्रिया भी सबसे उतनी ही खुश थी। पर अब करण की शादी की उम्र हो गई थी और सभी हर वक्त उसे शादी के लिए मनाते रहते थे। रात को करण ऑफिस से वापस आता है और सभी के सोने के बाद किचन में अपनी भाभी के पास जाता है। वो भाभी, मैंने आपको कहा था ना, मुझे आपको कुछ कहना है। हाँ बताओ देवर जी, कहीं कोई पसंद तो नहीं आ गई? मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं उसे डेट नहीं कर रहा हूँ। वो क्या ना भाभी, मेरे ऑफिस जाने के रास्ते में अग्रवाल स्वीट्स नहीं पड़ता क्या, उसके बगल वाले घर में एक लड़की रहती है। मुझे वो अच्छी लगती है, सीधी सादी सी है। क्या पापा से कहकर उसके घर मेरा रिश्ता भिजवा सकती हैं? ओह, बस इतनी सी बात, समझ लीजिए हो गया काम देवर जी। बस आप कल एक काम कीजिएगा कि ऑफिस 10 मिनट पहले ही निकल जाइएगा, बाकी मैं देख लूंगी। और अगले दिन नाश्ते के टेबल पर प्रिया ये बात सभी के सामने छेड़ देती है। करण को तो समझ नहीं है, वो तो शादी को टालता ही रहेगा। मम्मी जी, पर बड़े तो हम है ना, समझदारी से हमें ही काम करना होगा। देखिए, हम रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, कुछ लड़कियों से मिलेगा तो उसका मन खुद ही शादी की तरफ झुकने लगेगा। अपने देवर के खिलाफ बोल रही हो आज? क्या खाकर उठी हो तुम? खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बस जो सही है वही तो कह रही हूँ मैं। आज ना मैं सब्जी लाने गई थी, तो वो अग्रवाल स्वीट्स नहीं है क्या, उसके बगल वाले घर में ना एक लड़की है, उस पर मेरी नज़र पड़ी। बड़ी सुशील लगती है, रोज़ सुबह उठकर गाय को खाना खिलाना, कुत्तों को रोटियाँ देना। आप एक बार रिश्ता भेज कर देखिए ना पापा जी उनके घर, यहीं से श्री गणेश करते हैं। और कुछ इस तरह प्रिया अपने देवर का काम कर देती है। लड़की वालों को पहली ही नज़र में करण पसंद आ जाता है। अब लड़की का घर देखने लड़की वाले भी करण के घर आते हैं। घबराओ मत नीति, तुम्हें जो कुछ भी हमारे देवर जी से पूछना है बेबाक तरीके से पूछ लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे पसंद है करण। उसी वक्त दोनों का रोका हो जाता है। हमारे घर को हमेशा जुड़ा रखना नीति, जिस तरह मेरी भाभी ने आज तक हम सबको एक साथ बांध कर रखा है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए करण, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। करण और नीति का रिश्ता पक्का तो हो जाता है, पर शादी की तारीख 8 महीने बाद की निकलती है। शादी में तो अभी बहुत वक्त है मम्मी जी, शादी की तैयारी तो होती रहेगी। मुझे फिक्र है तो इस घर की, ज़्यादा बरसात होने क्या लगती है, घर टपकने लग जाता है। करण का कमरा भी बड़ा छोटा है, बेचारी नीति आएगी तो कैसे एडजस्ट करेगी। अच्छा नहीं लगता ना पापा जी, मुझे लगता है हमें घर ठीक से बनवा लेना चाहिए। क्यों सुशीला जी, बात तो सही कह रही है प्रिया बहू, पर अभी शादी में भी खर्च होना है, फिर घर बनने में भी खर्च होंगे। एक बार में इतने पैसे कैसे निकालेंगे हम?
उसकी फिक्र आप मत कीजिए पापा जी, कुछ पैसे मैंने भी जोड़ कर रखे थे। पैसे तो फिर से जुड़ जाएंगे पर घर बार थोड़ी ना बनेगा। आखिर मेरी देवरानी आने वाली है घर में, घर तो मैं एक नंबर बनाऊंगी। और अपनी देवरानी के आगमन के लिए प्रिया ससुराल बनाना शुरू कर देती है। एक परफेक्ट घर जहाँ सब कुछ परफेक्टली बना हुआ हो। अटैच बाथरूम वाला कमरा, कमरे में बालकनी, वॉशिंग मशीन रखने के लिए अलग स्पेस, एक सेपरेट डाइनिंग एरिया, वॉल्स पर खूबसूरत वॉलपेपर्स। प्रिया तीनों टाइम खाना बनाती और उसके बाद लेबर्स के साथ हर वक्त अपना घर बनता देखती रहती कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। आखिरकार उसकी प्यारी देवरानी के लिए जो घर बन रहा था। कितनी मेहनत करेंगे आप भाभी, वहाँ आप सबके लिए 3 टाइम खाना बनाती है, फिर यहाँ आकर धूल मिट्टी में भी अपना समय देती है। ऐसे तो बीमार हो जाएंगे आप। एक खूबसूरत ससुराल हर लड़की का सपना होता है देवर जी। मानो मेरा सपना ना पूरा हुआ तो क्या हुआ, नीति का तो हो। और इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और बचता है तो बस पेंट का काम। अरे ठीक से भैया, मैंने लाइट पिंक बोला था ना आपको। ये कौन सा देहाती पिंक उठा कर लिया है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे तो ऑफ पिंक चाहिए। उसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस और कलर वही होना चाहिए जो मैं बताऊंगी। अरे वाह 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 बहू, क्या घर बनवाया है तूने। लगता ही नहीं कि ये हमारा ही वो घर है। काफ़ी अच्छी जगह निकल गई, 4 रूम भी निकल गए। बहुत अच्छा है बहू। वॉलपेपर तो अभी लगे ही नहीं है पापा जी। फॉल सीलिंग और वॉलपेपर्स लग जाए उसके बाद आप देखिएगा क्या झगमगाता है हमारा घर। और 15 दिन बाद घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि नीति का ससुराल। अब शादी को बस 1.5 महीने बाकी रह गए थे। सभी जोर शोर से शॉपिंग में लग जाते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था और बहू बनकर नीति अपने ससुराल आ जाती है। कैसा लगा घर? तुम्हारी जेठानी ने बनवाया है छोटी बहू। अब मैं क्या कहूँ, उन्हें जो ठीक लगा। नीति अपने कमरे में जाती है। मेरे कमरों में ये वॉल पेंटिंग है करण, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे कैसे कलर्स चाहिए अपने कमरे में। ये सब तो भाभी देख ही रही थी, इसीलिए मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चा। पर तुम्हें तो मेरी तरफ ब्राइट कलर पसंद है ना करण, और यहाँ इतने लाइट कलर्स हैं। तुमने भाभी को कुछ कहा क्यों नहीं? अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कभी कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए ना। वैसे भी भाभी इतने मन से घर बनवा रही थी कि मुझसे टोकते नहीं बना। रात को नए नए पति पत्नी बने नीति और करण दुनिया जहाँ की बात कर लेते हैं। कुछ देर बाद नीति उठकर बाहर जाने लगती है। अरे कहाँ जल्दी तुम? बहुत बोलता हूँ ना मैं, बोर कर दिया ना तुम्हें? नहीं नहीं, वॉशरूम जा रही हूँ। फेरे के वक्त से ही मैं वॉशरूम नहीं गई हूँ। अरे तो बाहर कहाँ जा रही हो? हमारे कमरे में ही अटैच बाथरूम है, वो देखो। वो सामने शीशा नहीं है, वो वॉशरूम का गेट है। इस तरह का डिज़ाइन किया है भाभी ने। सोचो। कमरे में ही वॉशरूम, वो भी हिडन। अच्छा है। नीति वॉशरूम जाती है और शीशे में खुद का चेहरा देखते हुए कहती है, देवरानी के लिए ससुराल बनाया है और अपनी मर्जी का। वाह भी वाह, एक बार किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि मुझे कैसा घर चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये पेस्टल कलर, कितने हल्के लग रहे हैं, मानो किसी की मरनी में आ गई हूँ मैं। सारा मूड ऑफ हो गया। पर अभी कुछ बोल भी तो नहीं सकती। नई बहू हूँ, सच भी बोलूंगी तो भी उन्हें मुझ में कमी दिखेगी। अगली सुबह नीति रसोई में अपनी पहली रसोई की तैयारी करने जाती है। यहाँ तो राशन ही नहीं, लगता है किचन सेट ही नहीं हुआ, अब क्या करूँ। नीति रसोई से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, किचन तो सेट ही नहीं हुआ मम्मी जी, मैं पहली रसोई कैसे बनाऊँ? सेट नहीं हुआ? ऐसे कैसे बहू, किचन तो पूरी तरह सेट है। तेरे आने से पहले ही तेरी जेठानी ने सारी तैयारी करती थी। मैं अभी किचन से ही आ रही हूँ मम्मी जी, वहाँ पर चीनी का एक डब्बा तक नहीं है। अरे क्योंकि ये हमारा स्मार्ट किचन है, सारी चीज़ें स्लैब के नीचे के ग्लास फिनिश ड्रॉर्स में, वहीं से निकालो और फिर वापस रख दो, स्लैब पूरी तरह खाली रहेगा। अच्छा, ये भी सही है। नीति किचन में जाती है, बार बार एक ड्रॉर खोलो कुछ निकालो, दूसरा ड्रॉर खोलो कुछ निकालो। इसमें वो इरिटेट हो जाती है और एक बार में सारे सामान को निकाल कर स्लैब पर रख लेती है। ये हुई ना बात, ऐसा दिखता है किचन। ये आजकल बहुत चोंचले हो गए। ऐसा ड्रॉर बनाया है भाई, लगता है कि दीवारी है। किचन खाना बनाने के लिए होता है या दिखावे के लिए? अगर रसोई में ही इधर उधर खाने के डिब्बे नहीं दिखेंगे तो कैसे माँ अन्नपूर्णा का वास होगा रसोई में? दोपहर के वक्त अपने धुले हुए कपड़े लेकर नीति घर की बालकनी में जाती है, जहाँ पहले ही सोमेश पौधों को पानी दे रहा था। बताओ तो, इतनी बड़ी बालकनी बनाई और कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी तक नहीं लगाई। इस घर में कपड़े कैसे सूखते हैं पापा जी?
सूखते हैं ना बहू, पर हम कपड़े बालकनी में नहीं सुखाते। हॉल के पीछे एक गली छुड़वाई है बहू ने, वहीं रस्सी लगी हुई है, वहीं कपड़े सूख भी जाते हैं, और अगर कोई घर आए तो किसी की नज़र भी नहीं पड़ती। ये कहकर मुस्कुराते हुए सुमेश वहाँ से चला जाता है। बस अब बहुत हुआ, अगर बालकनी कपड़े सुखाने के लिए नहीं बनाई तो क्या करना है ऐसी बालकनी का। कुछ दिनों बाद नीति अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाती है। हेलो निकिता, यार तो हमारे फ्रेंड ग्रुप को लेकर आज शाम को मेरे घर आ जाना। क्या हुआ नीति, कुछ हुआ है क्या? तू बड़ी अपसेट सी लग रही है। अरे क्या बताऊँ निकिता, जब देखो मेरे ससुराल वाले मेरी जेठानी के बने ससुराल की तारीफ ही करते रहते हैं। अब तुझे ना मेरी मदद करनी है। अगर मैं डायरेक्टली कहूँगी कि घर अच्छा नहीं है तो सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। अब यही काम तुम लोगों को करना है। निकिता सब समझ जाती है और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शाम को नीति के घर पहुंचती है। दरवाजे पर निकिता को देखकर नीति इस तरह सरप्राइज हो जाती है मानो उसे पता ही ना हो कि निकिता आने वाली है। अरे निकिता, तू अचानक यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें अपना ससुराल दिखाती हूँ। ये पूरा घर ना मेरी जेठानी ने बनाया है, सब कुछ परफेक्ट है यहाँ। क्या नीति, तू तो बड़ी इंटीरियर डिजाइनर बनती थी, और ऐसा घर, ऐसे दीवार के रंग कौन रखता है यार आजकल। लगता है किसी ने पैसे बचा लिए सस्ते वॉलपेपर लगवा कर। क्या राहुल, तुम भी जब देखो मेरा मजाक बनाने लगते हो। छोड़ो ये सब, चलो साथ में बैठते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। सभी साथ में बैठकर कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद नीति कहती है, तुम लोग बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे तू अकेली क्यों जाएगी, मैं भी चलती हूँ। इसी बहाने किचन में जाकर सीमा कहती है, ये किचन को तो देखो, 15 साल पहले वो जो डिजाइन नहीं चला था क्या, किचन में कुछ दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल वही कॉपी कर लिया है। तू तो बात फेंक रही थी नीति कि मेरी जेठानी ने ऐसा ससुराल बनाया, वैसा ससुराल बनाया। ऊपर से कमरे में अटैच बाथरूम। अब तो अटैच बाथरूम का फैशन चला भी गया। ये नीति के दोस्त नीति से मिलने आए हैं या हमारे घर की बुराई करने? जब से आए हैं कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हैं। धीरे बोली ना मम्मी जी, अगर उन्होंने सुन लिया तो बेकार में बवाल हो जाएगा। अब तो नीति के पास बोलने के लिए जवाब हो गया था कि घर सिर्फ उसे ही बुरा नहीं लग रहा, घर खराब तरीके से बनाया ही गया है। 2 दिन बाद कुछ वर्कर को नीति अपने घर बुला लेती है और अपनी बालकनी बंद करवा देती है। ये तुम क्या कर रही हो नीति, बालकनी क्यों बंद करवा रही हो? मुझे अपना एक्स्ट्रा सामान रखना है भाभी, मैं कहाँ रखूँगी? वैसे भी बालकनी हम कपड़े सुखाने के लिए यूज़ तो करते नहीं, और ये मेरे कमरे का सेपरेट बालकनी है, तो अपने हिसाब से इतना तो चेंज करवा ही सकती हूँ मैं। अब अपने घर पर इतना हक तो है ना मेरा। अपनी भाभी के पसंद के बनाए घर को खराब करने के लिए नीति बालकनी को बंद कराकर उसे स्टोर रूम बना देती है। उसी रात नीति नहाकर बाहर आती है और आधी बाल्टी पानी बाथरूम से अपने कमरे की ओर फेंक देती है। जैसे ही करण अपने कमरे में आता है, पानी से उसके पैर भीग जाते हैं। ये कमरे में पानी कहाँ से आ रहा है? आज दिखाना तुम्हें, मुझे तो रोज दिखता है। अब बाथरूम कमरे से अटैच रहेगा तो ये तो होगा ही ना। मुंह धोकर बाहर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। अब इस बात की डिस्कशन होगी सभी के सामने डिनर टेबल पर। सभी आराम से खाना खा रहे थे, तभी नीति कहती है, आप जरा ध्यान रखिएगा मम्मी जी, जब भी नहाकर आए ना तो एक बार मुझे बुला लीजिएगा। कमरे में आए पानी को मैं पोंछ दिया करूँगी, वरना इस उम्र में आप गिर गई तो हड्डी बड्डी टूट जाएगी, जुड़ेगी भी नहीं। अरे नहीं नहीं बहू, गिरे मेरे दुश्मन। सच कह रही हूँ मम्मी जी, मेरे कमरे में तो बाथरूम से सीधा पानी आ जाता है। हर रोज़ बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। आज आ गया होगा गलती से, वैसे तो कभी नहीं आता। तुम नहाते ही कब हो? पिछली बार 1 हफ्ते पहले नहाए थे, तो कैसे पता होगा तुम्हें? बार बार बाथरूम से आया पानी मैं पोंछती रहती हूँ। मुझे बिस्तर नहीं पकड़ना, कमर बमर टूट गई तो बेकार में झंझट हो जाएगा, और बाद में बाथरूम का यही पानी दीवारों की सीलन का कारण बनेगा। मैं कल ही बाथरूम का दरवाज़ा अपने रूम से हटवाकर हॉल से खुलवा दूंगी। और अगले ही दिन नीति अपने ससुराल में तोड़ फोड़ करवाना शुरू कर देती है और बाथरूम अपने कमरे से सेपरेट कर देती है। कितनी मेहनत करके मैंने ये डिज़ाइन बनवाया था। ये बालकनी के रोड कितने महंगे पड़े थे, और कमरे से अटैच बाथरूम कितना सुंदर डिज़ाइन था। सब सत्यानाश कर दिया नीति ने। एक घर में 2 घरों से आई लड़कियां रहे और शांति मेंटेन रहे। ये कितने दिनों तक ही हो सकता था। अब धीरे धीरे ये आग सुलगने लगती है, जो सभी की नज़रों में आनी शुरू भी हो जाती है।
सुबह सुबह प्रिया किचन में जाती है और देखती है कि स्लैब पर ही सारा सामान बिखरा हुआ है। जब सब कुछ स्लैब पर ही रखना है तो क्यों खर्च किया था कपबोर्ड पर? नीति, नीति कहाँ हो तुम? नीति को ढूंढते हुए प्रिया उसके कमरे में जाती है। सामान इस्तेमाल करने के बाद कबर्ड में रखना चाहिए ना नीति, ऐसे तो पूरा किचन खराब दिखता है। अपने ससुराल में भी मैं आपके ढंग से रहूं भाभी? इतने दिनों से तो सब आपके मन से हो रहा था तो ठीक था। एक दिन मैंने सामान ऊपर छोड़ दिया तो आपको तकलीफ हो गई। खटक रही हूँ मैं तो साफ साफ कह दीजिए। मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? मैं बात को नहीं बढ़ा रही हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आप चीज़ों को वापस ड्रॉर में रख देती, पर नहीं, आप इरिटेटेड है क्योंकि मैंने अपने कमरे से बाथरूम को डिटैच करवा दिया और आपको अपने कराए कंस्ट्रक्शन में बदलाव दिखने लगा। उसी इरिटेशन में आप ये सब कर रही है ना भाभी। बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि पूरे घर में दोनों बहुओं की आवाज़ें गूंजने लगती है। भागते हुए सभी कमरे में आते हैं। चुप हो जाओ बहू, क्यों तमाशा कर रही हो तुम दोनों? इन लोगों को क्या लगेगा? ऐसा घर होता है क्या? इन्हें अपने काम पर जाने दो, फिर हम बैठकर इस पर बात करते हैं। मम्मी ठीक कह रही है नीति, थोड़ा रुक जाओ। हाँ भाई, रोका तो मुझे ही जाएगा ना। इस घर की छोटी जो मैं हूँ, जिसे देखो आता है और इस घर की बुराई करके चला जाता है। पर आप लोगों ने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है ना। तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है बहू? कितनी मेहनत से तेरी जेठानी ने तेरे लिए घर सजाया, सबके पैसे मिलाकर भी बजट पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर तेरी भाभी ने अपनी खुद की एफडी तोड़ दी कि घर अच्छी तरह से बने, पर एक बार भी इसने किसी से नहीं कहा। ये सुनकर नीति कमरे से बाहर चली जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये सुनकर नीति का दिल पिघल गया होगा, पर ना जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगली सुबह नीति रसोई के 2 हिस्से कर देती है और अपने हिस्से की और का किचन अपने मन मुताबिक रखना शुरू कर देती है और घर पर जहाँ मन करे वहाँ कपड़े सुखाना शुरू कर देती है। अपने इतने अच्छे ढंग से बने हुए ससुराल को इस तरह देखकर प्रिया रोज कुढ़ती रहती। कुछ महीने पहले तक जो घर बहुत खुशहाल लग रहा था, वो आज किसी कलेश का घर हो गया था, जहाँ हर रोज बस लड़ाइयाँ ही हो रही थी। अब आप ही बताइए, आपके हिसाब से इस कहानी में गलती थी किसकी? देवरानी की या जेठानी की? कनिका, मम्मा तो हमारी शादी के लिए हाँ बोलने को तैयार ही नहीं हो रही। पहले तो इंटरकास्ट होने की वजह से मुंह बनाए हुए थी और अब जब से पता चला है कि तुम जॉब करती हो तब से और चिड़ी बैठी हुई। इंटरकास्ट तो समझ में भी आता है, लेकिन मेरे वर्किंग होने से तुम्हारी मॉम को क्या दिक्कत हो सकती है? देखो यार, हम चाहे जितना लड़का लड़की की इक्वालिटी की बीन बजा ले, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आज भी माओ की अपनी बहुओं से बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रहती है। अरे मेरी माँ ने अपने जीवन का आधा समय यही सोचने में बिता दिया कि उन्हें कैसी बहू चाहिए और वो अपनी बहू को कैसे रखेंगी। मॉम को लगता है कि बहू कैसी भी हो सकती है, बस वर्किंग नहीं हो सकती। कहती हैं नौकरी वाली बहू को अपनी मेहनत से बनाई गृहस्थी नहीं सौंपेंगी, वो सब खराब कर देगी। नौकरी करने वाली लड़कियों को घर परिवार से ज्यादा मतलब नहीं होता और वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती हैं। तो बहू से चाहती क्या है वो? देखो यार, साफ साफ मेरी बात सुन लो। मैं ऐसी अनरियल एक्सपेक्टेशन के लिए अपनी जॉब बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। और तुम्हारी मम्मी है, तुम्हें समझाना चाहिए ना उनको। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन उनकी सोच को बदल पाना मेरे बस में नहीं है। दुनिया में बस बड़ी बुआ ही ऐसी है जिनकी बात मॉम कभी नहीं टालती, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वही मॉम को समझा सकती हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। अगले दिन शालीन बुआ जी को फ़ोन करके सारी बातें समझाता है। तू चिंता क्यों कर रहा है लल्ला, मैं भाभी को समझाऊंगी। पता नहीं कौन से ज़माने में जी रही है तेरी माँ। अरे आजकल की छोरियाँ बड़ी तेज़ है, घर परिवार नौकरी सब एक साथ संभाल लेती है। अरे भाई, अगर कोई लड़की आगे बढ़ना चाह रही है तो हम होते कौन हैं उनके पैर पकड़कर पीछे खींचने वाले? हमें तो साथ ही देना चाहिए ना। बस बुआ जी, ऐसी ही सोच की ज़रूरत है। मम्मी तो जैसे अपनी सोच से उभरना ही नहीं चाहती। अरे बहुत मेहनत करके कनिका इस पोजीशन पर पहुंची है। सालों की मेहनत के बाद प्रमोशन मिला है उसको। कैसे कह दूं कि मुझसे शादी करने के लिए उसे नौकरी छोड़नी होगी? और आप ही बताइए बुआ जी, अगर कोई लड़की होने वाले पति से कहे तुम नौकरी छोड़कर मेरे घर चलकर बर्तन मांजो, तो कितने लोग इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? अरे बेटा, तू ना बिल्कुल बेफिक्र हो जा, मैं सब देख लूँगी। अगले दिन बुआ जी शालीन के घर पहुंच जाती हैं। अरे भाभी, बिल्कुल हद करती हो आप। जवान लड़का है, तुम कुछ सोचती नहीं हो? तुम्हें दिख नहीं रहा उस कनिका के अलावा किसी और से ब्याह नहीं करेगा वो?
क्यों हट करके बेटे की दुश्मन बनी हुई हो? जब लड़का लड़की राजी तो तुम्हारे हमारे हाँ करने में ही हमारी है इज्जत। कल को अपनी मर्जी से ब्याह कर ले आया तो क्या कर लोगी तुम? और लड़की ब्याह करके तुम्हारे घर की बहू बनेगी, उसके बाद तुम जैसे चाहो रखना उसे। लड़का भी जीवन भर एहसान मानेगा कि माँ ने उसकी खुशी की खातिर हाँ बोल दिया था। अरे लेकिन जीजी, लड़की नौकरी करती है, ऊंचे पद पर है, हमारी एक ना चलने देगी अपने आगे। अरे पहले दिन से जैसे रखोगी ना बहू वैसे ही रहेगी। तुम डोर खींच कर रखना, जब डील ही ना मिलेगी तो उड़ेगी कैसे? अब तुम बस हाँ कर दो और लाने दो शालीन को अपनी पसंद की दुल्हनिया। ननद के समझाने पर राधिका ने शादी के लिए हाँ बोल दी। माँ की हाँ होते ही शालीन और कनिका की शादी हुई और कनिका शादी करके आ गई शालीन के घर। शादी के बाद, मम्मी जी मुझे मंडे से ऑफिस ज्वाइन करना है, इसलिए सुबह 9 बजे तक मैं निकल जाया करूंगी। चल ठीक है, सोमवार में तो अभी 3 दिन बचे हैं। मैं भी सोच रही थी तुझे घर की जिम्मेदारियां समझा दूं, फिर तुम्हारा घर है, चलाओ अपने हिसाब से। ठीक है मम्मी जी। देख, घर में क्या क्या काम है, कैसे करना है, मैंने तुझे सब समझा दिया है। अब तू अच्छे से सोच विचार कर ले कैसे सब कुछ मैनेज करना है। जीजी कहती है कि आजकल नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत होशियार होती हैं। जब नौकरी कर लेती है तो घर के काम करना कौन सा उनके लिए मुश्किल है। बेटा फिर मुझे क्या ही दिक्कत होनी थी, मैं तो बस यही चाहती थी ना कि बहू घर संभाले और सबको साथ लेकर चले। अगर तू नौकरी के साथ साथ ये सब कर सकती है तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कनिका अभी तक सास की कही बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी। घर गृहस्थी चलाई तो थी नहीं, इसलिए उसे भी अभी समझ में नहीं आ रहा था कि शादी के बाद घर चलाने का मतलब होता क्या है। मंडे की सुबह, अरे यार मेरे तो आज ऑफिस का फर्स्ट डे है, लगता है आज ही बॉस से बातें सुननी पड़ेगी। लेट हो गई मैं तो। कनिका जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना पर्स लेकर निकल रही थी कि उसे घर के दरवाजे पर घूरती हुई सास दिखाई देती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? बेटा एक बात हो तो बताओ। सबसे पहली बात तो ये कि अब चौहान परिवार की बहू हो तुम। बहुओं जैसे कपड़े पहनकर ही घर से बाहर जाओगी या क्या आदमियों की तरह पैंट कमीज पहन रखी है, हैं? मम्मी जी मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करती हूँ और हमेशा से फॉर्मल ही पहन कर जाती हूँ। बेटा फॉर्मल का मतलब ये नहीं होता कि औरत आदमी बन जाएगी। कल से औरतों की तरह साड़ी पहनकर ऑफिस जाओगी। न मांग में सिंदूर न पैरों में बिछिया। शादी को 5 दिन हुए, पूरे खाली हाथ कर दिए। जाओ जाकर एक एक चूड़ी पहन कर आओ। सास के कहे अनुसार कनिका जल्दी जल्दी सिंदूर और चूड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। बेटा मैंने पहले ही कहा था तू नौकरी कर, लेकिन मेरा घर उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अरे सुबह से 1 कप चाय तक तूने बनाकर नहीं पिलाई है। ऐसे नौकरी करने का क्या मतलब है? कल से सुबह जल्दी उठना और खाना नाश्ता बनाने के बाद ही ऑफिस के लिए निकलना। मैं तो बिना खाना बनाए भी कभी समय से तैयार नहीं हो पाती, फिर खाना बनाकर तो मैं हाफ डे से पहले ऑफिस पहुंचने से रही। अरे खड़े खड़े क्या सोच रही है, कुछ बोलेगी नहीं बेटा? है जी मम्मी जी, अभी मैं जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। हाँ ठीक है जाओ। शाम के समय, बहुत गर्मी है बाहर, मेरा तो सर घूम गया ट्रैफिक में। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। राधिका अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी सास की आवाज सुनाई देती है। अरे कनिका कहाँ हो भाई? कितनी बार आवाज लगा ली, तुम तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही। मम्मी जी वो बहुत तेज सर दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर लाइट बंद करके लेट गई थी। अरे भाई यहाँ चाय के इंतजार में बैठे हैं और तुम आते ही लेट गई। पूरा दिन बाहर बिताकर आई हो, अब कम से कम चाय तो बना कर पिला दो। आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाई मम्मी जी। बस थोड़ी थकान हो गई थी ना, इसलिए लेट गई। ला बाहर से आने में भी इनको थकान हो गई। अरे भाई ऐसा कौन सा पत्थर तोड़ने का काम है तुम्हारा? सुबह सुबह उठो, मेकअप करो और हिल बजाते हुए पहुंच जाओ एसी वाले ऑफिस में। पूरा दिन बैठकर कंप्यूटर के बटन दबाओ और बैग उठाकर वापस आ जाओ। थकान तो भाई हमें हो गई है, पूरा दिन घर में काम किया है। अब 1 कप चाय का भी सुख नहीं मिलेगा क्या बहू के आने से? सास की बातें सुनकर कनिका अपना सा मुंह लेकर चाय बनाने के लिए रसोई की ओर बढ़ जाती है।
अरे बहू खाली चाय मत बना कर ले आना, ऐसी सूखी सूखी चाय तो मैं सुबह से 3 बार पी चुकी हूँ। ऐसा कर थोड़े चिप्स पापड़ फ्राई कर लेना। जी ठीक है मम्मी जी। चाय पीने के बाद अरे अब तो फिर से चादर तान के मत पड़ जाना, हाँ? जल्दी से चाय खत्म कर ले, उसके बाद रात के खाने की तैयारी कर ले। ठीक है मम्मी जी, मैं ना सर दर्द की गोली खा कर आती हूँ। सर दर्द तो ऐसे सुना रही है जैसे इसने धूप में खेत जोता हो। जरा सा काम करने को कह दो बहुओं को तो बस हाथ में पैर में सर में दर्द हो जाता है। कनिका सर दर्द की दवा खाकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद अरे बहू क्या बना रही हो? अरे भाई बनाने से पहले एक बार इस बुढ़िया से पूछ ही लिया करो, है बेटा? घर में बड़े बूढ़े होते किस लिए है? मैं दाल बना रही थी मम्मी जी, मैंने सोचा थोड़ा जल्दी भी बन जाएगी और ये हेल्दी भी होती है। बेटा अब अपने राज में दाल से रोटी खिलाएगी तू? देख मुझसे ना ये दाल नहीं खाई जाती, कभी दुख बीमारी की बात और है, नहीं तो हमारे घर में दाल खिचड़ी दलिया कोई नहीं खाता, इसलिए आगे से ये सब मत बनाना। चलो अभी तुम दाल के साथ एक मिक्स वेज और बना लो। और बेटा देख लो, या तो तुम ऑफिस से आकर मशीन लगा लिया करो, हैं? या फिर सुबह जल्दी उठकर लगाओ। ऐसे बाल्टी में भरे कपड़े अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। जी मम्मी जी। सास के जाने के बाद अरे ये मम्मी जी तो मुझे सांस ही नहीं लेने दे रही, पता नहीं मुझे क्या समझ कर रखा है इन्होंने। अब तो राधिका ने ये रोज का काम बना लिया था। वो घड़ी में 6 बजने का इंतजार करती कि कब कनिका आए और आकर उसको चाय बनाकर पिलाए। कनिका बेचारी ऑफिस से आकर जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करती और फिर घर के कामों में जुट जाती। राधिका एक के बाद एक काम उसे देती जाती और बेचारी कनिका उफ किए बिना ही सब काम निपटाती जाती। कनिका, अरे बेटा अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? देखो बादल हो रहे हैं, कपड़े अंदर ले लो। राधिका कनिका को आवाज लगाते हुए उसके कमरे में जाती है और देखती है कि कनिका लैपटॉप लिए उस पर कुछ काम कर रही है। अरे बहू पूरा दिन तो तू इस लैपटॉप के साथ गुजारती है, घर आकर तो कम से कम इस लैपटॉप में गर्दन मत घुसाया कर, थोड़ा घर गृहस्थी पर ध्यान दे बेटा। मम्मी जी मुझे एक ज़रूरी रिपोर्ट मेल करनी है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ भाई तुम तो बहुत हाई फाई नौकरी करने वाली हो ना, तुम्हारे पास तो सारे काम जरूरी ही होते हैं, फालतू तो घर में हम हैं और घर के काम है। कुछ देर बाद जब कनिका मेल करके अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि सास का मुंह बना हुआ है। कनिका, कल तुम्हारी बड़ी ताई जी आ रही है, ऐसा है बेटा कल की छुट्टी कर लो। अरे मम्मी जी ऐसे अचानक से कैसे छुट्टी कर लूँगी, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है। बेटा शादी के बाद रिश्तों को संभालना सबसे ज़रूरी काम होता है, रिश्ते गए ना तो इंसान खोखला हो जाता है, और हमारा क्या है, हम आज है कल नहीं। 4 रिश्तेदारों से बनाकर रखना नहीं सीखोगी तो कैसे गृहस्थी चलाओगी? मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम कल छुट्टी कर रही हो। बड़े बुजुर्ग घर पर आए तो बहुएं सेवा करती ही अच्छी लगती है, अब बुढ़ापे में मुझसे इतनी भाग दौड़ नहीं होती बेटा। मैं कोशिश करती हूँ ना मम्मी जी, लेकिन आप प्लीज़ आगे से संडे को बुलाया करो, जिससे भी बुलाना हो। मैं नौकरी करती हूँ, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। सास के कहने पर कनिका अगले दिन की छुट्टी कर लेती है, जिसके कारण उसे बॉस से अच्छी खासी झाड़ खाने को मिलती है। लगता है इस तरह से काम नहीं चलेगा। मम्मी जी तो इस कदर पर मुझ पर हावी होती जा रही है जैसे मैं ऑफिस में काम करने नहीं खो खो खेलने जाती हूँ। अरे वो मेरी नौकरी को नौकरी समझने को ही तैयार नहीं है। लेकिन अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन जैसे ही शालीन ऑफिस से घर आता है, कनिका उसके कमरे में आ जाती है। क्या है ये, ऑफिस से आते ही लग गए मोबाइल में नजरें गड़ाए? अरे दिन भर बस सोफा तोड़ते रहते हो, कोई काम नहीं है क्या? ये कैसे बात कर रही हो तुम? मैं दिन भर क्या घर में रहता हूँ जो सोफा तोड़ूंगा? अभी 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे ऑफिस से आए हुए। तो ऑफिस जाकर क्या पत्थर तोड़ते हो जो ऑफिस का एहसान जता रहे हो? कौन सी थकान होती है ऑफिस में, बस कंप्यूटर के बटन ही तो दबाते हो वहाँ। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ, 1 कप अपनी मम्मी को भी दे देना, और हाँ अदरक कूट कर डालना, मैं वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। अरे ठीक है ना यार, कलेश मत करो प्लीज। अभी थका हारा घर आया हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ गई। चाय बनाने के बाद शालीन लैपटॉप लेकर बैठा होता है, तभी कनिका जाकर उसका लैपटॉप बंद कर देती है। जब देखो लैपटॉप लेकर बैठ जाते हो।
अरे इस घर में कोई काम दिखाई नहीं देता क्या तुमको? जब देखो टीवी, लैपटॉप, मोबाइल। शादी के बाद ये सब नहीं चलता। चलो घर गृहस्थी देखो। अरे यार क्या है ये? हैं? मैं ऑफिस का इम्पोर्टेंट मेल कर रहा था, तुमने जाकर मेरा लैपटॉप बंद कर दिया। ये क्या तरीका होता है कनिका? नौकरी तुम अकेले नहीं करते हो। अरे मम्मी जी ने कहा है कि घर आने के बाद लैपटॉप में टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर आया करो। घर के अपने भी 36 काम होते हैं, उन्हें कौन देखेगा? इसलिए अब से घर आकर नो लैपटॉप, नो मोबाइल। अच्छा, कहो तो मैं नौकरी छोड़ दूं? वो तो तुम अपनी मम्मी से पूछो, क्योंकि ये सारी बातें तो मुझे मम्मी जी ने ही सिखाई है ना मम्मी जी? अरे बहुत दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारी बात अलग है, शालीन की बात अलग। उसे घर में काम ही क्या है? ऑफिस का काम कर रहा है, करने दो ना, उसका जरूरी काम होगा कुछ। तो मैं कौन सा लैपटॉप में गेम खेलती हूँ मम्मी जी? मैं भी तो काम ही करती हूँ। खैर ये सब छोड़ो, कल मम्मी जी की सहेली आ रही है तो तुम छुट्टी कर लेना। अरे अब ये क्या नया सियापा है? मम्मी की सहेली है, मम्मी देख लेंगी ना, मैं छुट्टी क्यों करूं? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। शादी के बाद अगर घर में कोई मेहमान आए तो उसको अटेंड करने के लिए घर में सबका होना जरूरी होता है। ये कौन सा तरीका हुआ कि मेहमान आकर घर में बैठे और हम सब ऑफिस चले जाए? मेहमान क्या यहाँ आकर दीवारें ताकेंगी? कनिका के बार बार कहने पर आखिर में शालीन अगले दिन की छुट्टी कर लेता है। सास की सहेलियां आने के बाद। अरे तुम यहाँ कमरे में बैठकर क्या कर रहे हो? मेहमान वहां बाहर बैठे हुए हैं ना, और तुम यहाँ बैठे हो। अरे लेकिन मैं मम्मी की सहेलियों के साथ बैठकर क्या करूंगा? क्या करने का क्या मतलब है? वहां बैठो, उनके साथ गप्पे मारो। और क्या करते हैं मेहमानों के साथ बैठकर? कनिका, मुझे लगता है तुम ना पहले वाली कनिका नहीं रही। पता नहीं कैसी बातें करने लगी हो आजकल। तुम ऐसी तो कभी नहीं थी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम शालीन, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये सब जो मैंने सीखा है ना, वो सब तुम्हारे घर आकर तुम्हारी मम्मी से सीखा है। इसलिए जो तुम्हारी मम्मी मुझे सिखा रही है ना, वो तुम्हें तो आना ही चाहिए। क्यों, कुछ गलत कहा क्या? कनिका शालीन को हाथ पकड़कर सोफे पर सास की सहेलियों के बीच बिठाकर रसोई में चली जाती है। कुछ देर तक राधिका और उसकी सहेलियां आपस में बात करती रहती हैं और शालीन सोफे पर बैठा हुआ उनके चेहरे देखता रहता है। कुछ देर बाद, अरे ये शालीन को यहाँ किस लिए बिठा कर गई है तू? वो वहाँ क्या करेगा? अरे मम्मी जी, आपकी सहेलियों से मिलने के लिए ही तो मैंने आज शालीन की छुट्टी करवाई है। और फिर वो अपने कमरे में बैठे रहे तो छुट्टी का क्या फायदा हुआ? मेहमानों के साथ तो इन्हें बैठना ही चाहिए। ये किसी से जान पहचान नहीं बढ़ाएंगे तो कल को ये सारी रिश्तेदारियां कौन निभाएगा? ऐसे कैसे चलेगा बताओ तो मम्मी जी? अरे लेकिन मेरी सहेली से रिश्तेदारी बढ़ाकर ये करेगा भी क्या? इसका क्या काम है यहाँ औरतों में? मम्मी, आपको अभी तक समझ में नहीं आया? ये मेरे साथ वही कर रही है जो आप इसके साथ करते हो। घर पर कोई भी मेहमान आए, आप इसकी छुट्टी करा लेते हो और ले जाकर इसको मेहमानों के बीच में बिठा देते हो। अरे ये भी क्या करेगी उनके बीच में बैठकर? अब आपकी सहेलियां आ रही थी तो उनका चाय नाश्ता तो मम्मी आप भी बना सकते थे, लेकिन आपने इसकी छुट्टी करा दी। आपने इसकी छुट्टी कराई तो इसने मेरी भी छुट्टी करवा दी, क्योंकि मेहमान उसके अकेले के तो है नहीं, मेरे भी तो हैं। कायदे से तो मुझे भी मिलना चाहिए उनसे। और आपकी हम उम्र सहेलियों के साथ मम्मी आप बैठी हुई अच्छी लगती हो, ना कि कनिका। उसका या मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। देख रही हूँ तेरी बीवी के तरीके में। नौकरी करने वाली औरतें क्या घर के काम नहीं करती हैं? मेहमानों की देखभाल नहीं करती हैं? इससे 2 दिन छुट्टी करने के लिए क्या कह दिया? ये तुझे हिमायती बनाकर यहाँ ले आई। ऑफिस से आ जाए, चाय बनाने को कह दो तो इसका मुंह टेढ़ा हो जाए। एक कप चाय बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तू ही बता जरा। देख रही हूँ चाय भी ना ये रोज आजकल तुझसे ही बनवा रही है। इतना भी लिहाज नहीं कि इसका पति थका हारा आया है, उससे 1 कप चाय ही बना कर दे दे। अच्छा, ये ऑफिस में काम करके आते हैं तो थक जाते हैं, इसलिए घर आकर आराम करते हैं। लेकिन मैं ऑफिस में काम करके आती हूँ तो कौन सा पहाड़ तोड़ कर आती हूँ? मैं तो 10 मिनट भी आराम कर लूँ तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है मम्मी जी। आपके बेटे ने 2-4 दिन चाय बनाई तो आपको तकलीफ होगी। मैं ऑफिस से आकर पूरा काम करती हूँ, उसके बाद भी आप कभी मुझसे खुश नहीं रहती। रोज शाम को आपके पास शिकायतों की लंबी लिस्ट तैयार होती है। कनिका बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। आपको समझने की जरूरत है कि ये ऑफिस में भी 8 घंटे काम करके ही आती है। अरे थोड़ा सा तो उसको भी आराम मिलना चाहिए कि नहीं? और आपसे भी किसने कहा है कि आप अकेले पूरे घर का काम करो? अरे हम 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आराम से कोई मेड लगा लो, आप भी पूरा दिन आराम करो। बेटे के कहने पर
राधिका ने घर के कामों के लिए एक मेड तो जरूर लगा ली थी, लेकिन सास तो वही होती है ना जो सांस ना लेने दे। तो भैया राधिका ने ना सुधरना था और ना वो सुधरी। अभी भी अगर वो बहू को आराम करते देख ले तो न जाने कहां से उसे नए नए काम याद आने लगते हैं और फिर वो चिल्लाने लगती है, कनिका बहू जरा इधर तो आना। साइली अपने पति और बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है। उसने अपने बेटे कुशल की शादी बहुत धूमधाम से किरण से करवाई। साइली का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा है क्योंकि उसके पास एक आज्ञाकारी बेटा है और दिन रात सेवा करने वाली बहू। लेकिन एक दिन उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट गया जब साइली का पति ये दुनिया छोड़कर चला गया। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? क्यों चले गए? आपने जाने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? साइली दिन रात रोती रहती है। शुरू में तो बहू और बेटा साइली का दुख बांटते, लेकिन बाद में वो उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार करने लगे। अरे माँ, पिताजी अब चले गए हैं, वापस नहीं आने वाले। अब क्यों रो रो कर अपनी आंखें खराब कर रही हो? और हाँ माँ, घर के काम में मेरा हाथ बटाया करो। काम में लगी रहोगी तो पिताजी याद नहीं आएंगे। अब किरण अपनी सास से घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी। एक दिन कुशल ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। और माँ, आप हर समय ना रोती मत रहना, घर को संभालना। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। माँ जी, आपकी तबीयत तो साल के 12 महीना ठीक नहीं रहती। अरे थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। काढ़ा बनाकर पी लीजिए। अच्छा, मुझे कुछ रुपए तो देकर जाओ। ओहो, हर वक्त रुपए ही मांगती रहती हो। घर में किस चीज की कमी है? सारा सामान भरा रखा है। दोनों अपनी बीमार माँ को छोड़कर घूमने चले गए। इस बीच साइली की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वो घर का तो क्या अपना ध्यान भी नहीं रख पाई। जब किरण और कुशल घर आए तो घर की हालत बहुत खराब थी। घर की हालत देखकर किरण का गुस्सा फूट पड़ा और वो बोली, माँ जी, आपको ऐसी भी कोई बीमारी नहीं थी कि आपने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया? 3 दिन से घर में झाड़ू तक नहीं लगी और आपने अपने लिए जो खाना बनाया था कम से कम उसके बर्तन तो धो लेती। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने लिए खाना बना पाई, यही बहुत बड़ी बात है। और तुम मुझे घर के काम करने के लिए बोल रही हो। रहने दो माँ जी, मैं 3 दिन तक नहीं थी घर में तो आपने 6 दिन का काम बढ़ा दिया मेरे लिए। अब लगी रहूंगी मैं और आप आराम से बिस्तर पर लेटी रहना। अब किरण घर का काम करती और अपनी सास को ताने ज्यादा देती और उसका पति भी उससे कुछ नहीं कहता। एक दिन किरण ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप जाकर कपड़े धो लो, मुझे बहुत काम है। बहू, मैं कहाँ इस उम्र में कपड़े धो पाऊंगी? इस उम्र में आप बोलती तो बात है, लेकिन काम नहीं होगा आपसे, हैं? बहू के ताने सुनकर साइली कपड़े धोने चली गई। अब धीरे धीरे साइली सारे घर का काम करने लगी। वो दिन रात काम में लगी रहती। एक दिन कुशल और किरण खाना खा रहे थे और साइली उन्हें खाना सर्व कर रही थी। तभी कुशल ने कहा, माँ, आज खाने में नमक कितना तेज कर दिया आपने। बेटा, आंखें कमजोर हो गई है ना, दिखाई नहीं दिया। माँ, वैसे तो आप उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेती हो और सब्जी में नमक कितना डालना है ये आपको दिखाई नहीं देता। बहू बेटी की बात सुनकर साइली किचन में जा रही थी। तभी उसके हाथ से एक प्लेट टूट कर गिर जाती है। ये क्या कर दिया आपने? पता है आपको कितनी महंगी प्लेट है ये? अरे बहू, गलती से गिर गई। माँ, आप खुद कमाओ तो आपको पता चले कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन आपको तो आराम से हर चीज मिल जाती है ना, तो आप तो बिगाड़ो जो बिगाड़ना है। बेटे और बहू के ताने सुनकर साइली को बहुत दुख हुआ। वो अपने पति को याद करने लगी और सोचने लगी, मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा मुझसे इस तरह से व्यवहार करेगा। घर की चाबियां हमेशा मेरे हाथ में रहती थी, पर अब तो मेरे बहू बेटे ने मुझे नौकरानी बना दिया। हे ऊपर वाले, तूने मुझे क्यों जिंदा रखा? मुझे अपने पास बुला लेता। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन साइली ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, तो इसे ठीक करवा दे या फिर मेरे लिए एक नया चश्मा मंगवा दे।
माँ आप क्या करोगी नया चश्मा लेकर? हाँ, आपको कौन सी पढ़ाई करनी है? लेकिन बेटा फिर भी मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, चश्मे की ज़रूरत तो पड़ती है ना। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ दी ही जाए। बिना चश्मे के भी आप आराम से रह सकती हैं। किरण और कुशल की बात सुनकर साइली सोचने लगी कि जिस बेटे को उसने इतने लाड़ प्यार से पाला और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पिता के मरने के बाद वही बेटा उसे एक एक चीज़ के लिए तरसा रहा है। साइली के बेटे ने अपनी माँ की नौकरों जैसी हालत कर दी थी। वो सारा दिन काम करती, पर फिर भी उसे भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। एक दिन कुशल ने किरण से कहा, किरण, घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है, अभी हमारा भी परिवार बढ़ेगा, हमें माँ को किसी आश्रम में छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, माँ को घर में ही रहने दो, पूरे घर का काम करती है। अगर घर से चली गई तो हमें नौकरानी रखनी पड़ेगी, उस नौकरानी को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन माँ तो फ्री में सारा काम कर रही है ना। हाँ, वैसे बात तो तुम ठीक कह रही हो, हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। किरण और कुशल अपनी माँ को नौकरानी के तौर पर रख लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक बार साइली घर के बाहर बरामदे की झाड़ू लगा रही थी, तभी वहाँ एक चमचमाती हुई बड़ी कार आकर रुकती है। उस कार में से एक अच्छा खासा दिखने वाला नौजवान लड़का निकलता है, जिसने बहुत अच्छे और महंगे कपड़े पहने थे। उसका नाम था प्रतीक। आप साइली माँ है ना? हाँ, मगर तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ मैं प्रतीक हूँ, आपका प्रतीक। प्रतीक बेटा, कहाँ चला गया था तुम मुझे छोड़कर? देख, तेरे पिताजी हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए। हाँ माँ, मुझे पता चला इस बारे में, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन माँ, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप। और कुशल भैया कहाँ हैं? साइली ने रोते हुए सारी बात प्रतीक को बताई। प्रतीक गुस्से से अंदर गया और कुशल से कहने लगा, कुशल भैया, आपको शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? आप घर का सारा काम अपनी बूढ़ी विधवा माँ से करवाते हैं। प्रतीक, मैं अपनी माँ से कुछ भी करवाऊं, तुम होते कौन हो बोलने वाले? बोलो मत कि तुम एक अनाथ हो जिसे मेरे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया। अनाथ हो, इसीलिए माता पिता क्या होते हैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपकी बीवी अपनी बूढ़ी विधवा सास को इतने ताने सुनाती है, नौकरों की तरह घर का काम कराती है, और आप उसे कुछ नहीं कहते। अरे अपनी सास से ही तो करवाती हूँ, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? हाँ, बुरा लग रहा है। इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन पाल पोस कर इस काबिल कर दिया कि मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकूं, और अब मैं इन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। प्रतीक की बात सुनकर किरण सोच में पड़ जाती है। अगर माँ यहाँ से चली गई तो घर का काम कौन करेगा? मुझे किसी तरह से माँ को तो रोकना होगा। उसके बाद किरण प्रतीक से कहती है, देखो प्रतीक, माँ ने तुम्हें सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें जन्म नहीं दिया। लेकिन मेरे पति इनके सगे बेटे हैं। माँ के साथ कुशल जी का खून का रिश्ता है, तो माँ पर सबसे ज़्यादा हक मेरे पति का है, इसलिए माँ हमारे साथ ही रहेगी। हाँ, देख रहा हूँ कि कैसे सगा बेटा अपनी सगी माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। शराफत से माँ को मेरे साथ जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊंगा। माँ, आप अपना बैग पैक कर लें, अब आप मेरे साथ रहेंगी। पुलिस का नाम सुनते ही दोनों डर जाते हैं। साइली अपना बैग पैक करके लाती है और घर से जाते हुए अपने बेटे और बहू से कहती है, तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। साइली के इन शब्दों ने कुशल और किरण को भीतर तक हिला दिया, और साइली अपना सामान लेकर प्रतीक के साथ हमेशा के लिए चली गई। वंश एक क्लब में बैठकर अपने दोस्त नकुल के साथ ऑफिस आवर्स के बाद शराब पी रहा था, और तभी वो नकुल से कहता है, अब क्या बताऊं यार तुझे नकुल, मेरी तो लाइफ मानो जैसे बोरिंग सी हो गई है। रोज़ काम पे जाओ और फिर घर आओ, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताओ और सो जाओ। सच कहूँ तो अब मैं निमृत से बिना बोर हो गया हूँ। शादी की स्टार्टिंग में सब ठीक था, लेकिन अब सब कुछ मानो किसी घिसे पिटे साबुन की तरह हो गया है, फुल ऑन बोरिंग। इसलिए मैं तो शादी ही नहीं करने वाला। और ऐसे तुम सब दोस्तों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ना और भी डर लगता है शादी जैसे शब्द से। वंश और निमृत के 2 बच्चे होते हैं।
7th क्लास में पढ़ने वाला बेटा चीरू और 8th क्लास में पढ़ने वाली बेटी तारा। घर पे माँ सुरेखा होती हैं। वंश के बूढ़े पापा कुलदीप जी की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब शादी के इतने साल बाद निमृत और वंश के रिश्ते में प्यार मानो कम सा हो गया था। निमृत, मैंने खाना बाहर खा लिया है, इसलिए मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन वंश, मैंने तुम्हारे फेवरेट छोले कुलचे बनाए और साथ में गुलाब जामुन भी। प्लीज़ यार चुप हो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम सब खा लो और रूम की एसी करते हुए जाना। गुड नाइट। निमृत को वंश के इस बर्ताव से बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। दिन गुजरते जाते हैं और वंश को पाखी नाम की एक औरत से प्यार हो जाता है। वो दोनों कैफ़े, शॉपिंग मॉल और थिएटर में एक साथ जाने लगते हैं। दोनों भी एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। वंश, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्यों ना हम इस रिश्ते को शादी का नाम दे दें। लेकिन बाकी मेरी बीवी है, बच्चे हैं, तो क्या हुआ। देखो, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि निमृत और तुम्हारे बीच अब कुछ नहीं बचा। तो क्यों घुट घुट कर जी रहे हो ऐसे रिश्ते में। अब अपने बच्चों के लिए तो तुम उसे अपनी ज़िंदगी से और अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसे घर पर ही रहने दो। मैं आ जाती हूँ ना बहू बनकर। लेकिन अच्छा ठीक है, चलो। पाखी वंश को मंदिर ले जाती है और उसके साथ शादी करती है। दोनों भी गले में वरमाला डालकर घर आते हैं। तभी अपनी सौतन को देखकर निमृत के होश उड़ जाते हैं और सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वंश, ये तूने क्या किया? दूसरी शादी कर ली? अरे एक बार अपने दोनों बच्चों के बारे में सोच लेता, अपनी बीवी के बारे में सोच लेता। बेवकूफ़ निगोड़ा कहीं का। ये तुमने क्या किया वंश? हमारे रिश्ते का, मेरे मंगलसूत्र का अपमान कर दिया तुमने। बहुत गलत किया तुमने वंश। पापा, ये लेडी कौन है? आपने इनसे शादी क्यों की? पापा, आपने हमें हर्ट किया है, ये आपने अच्छा नहीं किया पापा। सभी घर वाले वंश पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इस सब से वंश को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पाखी के प्यार में पूरा पागल हो चुका था। और अब वंश निमृत के साथ उस कमरे में नहीं, बल्कि एक अलग कमरे में पाखी के साथ रहने लगता है। निमृत रातों में रोती रहती है। निमृत घर में सबके लिए खाना बनाती और सारा काम अकेले ही करती। गॉड, ये पराठे तो कितने स्पाइसी है, मैं तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं खा पाऊंगी। सीरियसली वंश। निमृत, पाखी के लिए मीठी ठंडी दही लेकर आओ, फ्रीज से निकाली हुई लाना। निमृत पाखी को दही परोसती है। ऐसे ही पाखी और वंश दोनों भी निमृत से काम कराते रहते। रात में सोने से पहले पाखी और मेरे कमरे में पानी का जग रख कर जाना। और हाँ, अब से खाने में तीखे मसाले कम डाला करो, पाखी को तीखा सहन नहीं होता, समझ गई? जी हाँ। सुरेखा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता। बेचारी निमृत भी अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर चुप रहती और एक ही छत के नीचे अपनी सौतन के साथ रह रही होती है। चीरू और तारा भी पाखी से नफरत करते और उसकी तरफ देखते भी नहीं। वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, तभी वो दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। एक रोज़ पाखी सबके लिए पिज्ज़ा बनाती है और सुरेखा, चीरू और तारा को वो बहुत पसंद आता है। हाय हाय हाय, लाजवाब, क्या कमाल का बनाया है पिज्ज़ा तुमने पाखी। वाकई में आज तक किसी के हाथ में ना इतना स्वाद नहीं देखा। अगर तुम ये पिज्ज़ा ही इतना अच्छा बना सकती हो, तो फिर बाकी का खाना भी कितना अच्छे से बना लोगी ना पाखी बहू। सौतन पाखी को बहू, ये शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगता है। बहू? मम्मी जी, आपने मुझे अभी बहू कहकर पुकारा ना? हाँ, बहू ही तो है तू मेरी। आजा, तुझे शगुन के पैसे दे दूँ। जी मम्मी जी, आपको पता है मुझे ना सारी डिशेस बनानी आती है। मैं आपको रोज़ एकदम 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा खाना बना कर दूंगी। एक प्रॉपर सर्वगुण संपन्न बहू बन के दिखाऊंगी। थैंक यू मम्मी जी। ये ले, ये शगुन रख, 1 रुपया। 1 रुपये का सिक्का देखकर पाखी के चेहरे की मुस्कान गायब होकर उसका चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाता है। सिर्फ 1 रुपया? हाँ बहू, ये शगुन का सिक्का है,
इसे संभाल कर सहज कर रखना। मम्मी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया है। मम्मी क्या हम आपको हग कर सकते हैं? मम्मी? तुम दोनों ने मुझे मम्मी कहा? ओह माय गॉड, आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। आओ बच्चों। चीरू और तारा पाखी के गले लगते हैं। अपनी माँ और बच्चों ने पाखी को अपना लिया ये देखकर वंश बहुत खुश हो जाता है, लेकिन निमृत को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर फूट फूट कर रोती है। लेकिन सच तो ये होता है कि सुरेखा, चीरू और तारा जानबूझकर पाखी को अपनाने का नाटक कर रहे थे और उनके इस नाटक के पीछे का मकसद था। बच्चों, याद है ना तुम दोनों को प्लान क्या है? हमें उसे बहू और मम्मी बोल बोल कर उससे सारा काम करवाना है और उसे इतना परेशान करना है और उकसाना है कि वो गुस्से में आकर कुछ कर बैठे और खुद ही अपनी तबाही का कारण बने। हाँ दादी, हमें पूरा प्लान अच्छे से पता है। दादी आप टेंशन ना लो, चीरू और तारा अपने मम्मी पापा को एक करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सुरेखा और दोनों बच्चे पाखी को प्यार प्यार में ही बहुत सारा काम बताने लगते हैं। पाखी बहू, दरअसल वो मेरे कमरे में ना बहुत जालियाँ हो गई है, तो तुम उन्हें साफ़ कर दोगी ना? और हाँ, आज मुझे अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए खाना भेजना है, कम से कम 50 से 60 बच्चों का खाना। वो भी बना दोगी ना तुम पाखी बहू? ठीक है मम्मी जी, आपने जो जो बोला कर दूंगी वो सब। पाखी मम्मी, आज मुझे कपकेक खाने का मन कर रहा है, प्लीज़ बना दो ना। आई नो आप मुझे मना नहीं करोगी। और हाँ पाखी मम्मी, कल मेरे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है, तो आप रात भर जाकर मेरे लिए ग्लोबल वार्मिंग का वर्किंग मॉडल बना देना प्लीज़, ठीक है? ठीक है तारा और चीरू, मैं तुम दोनों ने जो कहा वो भी कर लूँगी। पाखी सुरेखा के कमरे की सफाई करती है, अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए घंटों तक रसोई में पैर दर्द होने तक खड़ी रहती है और फिर रात भर जाकर तारा का साइंस प्रोजेक्ट मॉडल भी बनाती है। इतने में ही पाखी की टाई टाई फिश हो जाती है। ऐसे ही सुरेखा और दोनों बच्चे मीठी बोली बोलकर पाखी से बहुत सारा काम करवाने लगते हैं और एक दिन पाखी अपना आपा खो देती है। पाखी बहू, आज 5 प्रकार की मिठाइयाँ और चुप, एकदम चुप। अरे पागल बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और तुम दोनों चिरकुट बदमाश बेवकूफ़ बच्चों, तुम दोनों की ही नहीं, तुम सबकी ऐसी की तैसी। अरे इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ मैं। तभी वंश ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और पाखी पर चिल्लाने लगता है। पाखी, गेट आउट! मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। आई सेड आउट! गलती मेरी नहीं है वंश, गलती तुम्हारे इस इडियट नॉनसेंस परिवार की है। तुम्हारी ये स्टूपिड माँ और बच्चों की है। और वो निमृत, वो तो है ही एक नंबर की बेवकूफ। शट अप! निमृत के बारे में एक शब्द भी अगर बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। जो औरत मेरी माँ और मेरे बच्चों की इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरी क्या खाक करेगी? अरे पागल था मैं जो तुमसे शादी कर ली। असलियत में तो मेरी निमृत ही मेरा सब कुछ है। वंश पाखी को घर से बाहर निकाल देता है और घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ते हुए भावुक होकर निमृत से माफ़ी मांगता है। निमृत, आई लव यू निमृत, मुझे माफ़ कर दो। आई नो मैंने जो किया उसके लिए माफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दो सब फिर से ठीक करने का। हाँ वंश, आई लव यू टू। निमृत वंश को माफ़ कर देती है और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है।